स्क्रीन शेयर हो गया? यस मैम। ओके। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी तक कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, पता नहीं कब हो ज्वाइन करेंगे या नहीं। हम लोग तब तक थोड़ा होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं आधा, फिर हम लोग सेट थ्योरी जो है उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आधा हम लोग होमवर्क, अच्छा जो मैंने बताया था ना कि एग्जाम्पल गलत था, उसको तुम लोगों ने देखा वो कहाँ पर गलत था क्या नहीं था? लास्ट वाला जो सम्स नहीं हुआ उस दिन, बाई चांस कुछ प्रॉब्लम था ना उस सम्स में? मैम वो जो एग्जाम्पल नंबर 22। नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि लास्ट वाला जो सम्स था उसमें प्लस माइनस के चक्कर में जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू था वो ये क्रैमर्स रूल वाला, उसमें जो आंसर आया वो एक्स वाई जेड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। याद आया कौन सा हम बोल रहे हैं? मैम 22 ही था। हाँ वो लास्ट वाला देख लेते हैं कितना नंबर है। गुड इवनिंग विश्वजीत। सुनाई दे रहा है विश्वजीत को? गुड इवनिंग मैम। हम्म। अच्छा तो ये हाँ एग्जाम्पल 22 था, जिसमें क्या हुआ था, हम बहुत कोशिश किए लेकिन कुछ तो मिस हुआ या फिर डेटा गलत है, तो तुम लोग बताओ तुम लोग से बना कि नहीं? अगर नहीं बना है तो फिर मुझे ये सम्स को ही ठीक करना पड़ेगा, शायद कुछ प्लस माइनस गड़बड़ है। तुम लोगों ने देखा था? मैम नहीं, आंसर नहीं मिला था। नहीं हो रहा है जैसे नो मतलब मैम। मैंने सीखा है वैसे करके भी नहीं हो रहा, इसका मतलब सम्स में ही कुछ गड़बड़ है, मतलब प्लस माइनस कुछ होगा, वही हम पूछ रहे हैं। अगर तुम लोग मुझे बता दोगे कि तुम लोग ट्राई किए थे कि नहीं तो फिर इसको हम सही कर देंगे, क्योंकि बाकी तो मैंने बता दिया ना बुक में कहाँ कहाँ गलत है, उसे सही कर लो। बताया था तो मैंने, बहुत सारा गलत था ना इसमें। यस मैम। इसमें क्या होगा ना, बाद में हेल्प हो जाएगा मुझे भी, नहीं तो फिर ये तो प्रिंट होते ही रहता है, ये सब मैथ सही होता भी नहीं है, तो फिर से रेक्टिफाई नहीं करना पड़ेगा, तुम लोगों से ही पूछ लेंगे कि क्या उसमें सही था और क्या गलत था, ठीक है? अब देखो हम लोग क्वेश्चन एक एक करते जा रहे हैं, तो तुम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करो और मुझे आंसर बताओ, ठीक है? इफ ए मैट्रिक्स हैज 16 एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स का अगर 16 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता है? तो पहले हम लोग यहाँ पर खुद से लिख लेते हैं क्या हो सकता है। 2 into 8, ये तो फर्स्ट दिन ही हम लोगों ने किया था। 8 into 2, 16 into 1, 1 into 16, और क्या हो सकता है 4 into 4। तो और तो कुछ नहीं लग रहा है, तो ये देखो कौन सा ऑप्शन होगा। 2 into 8 ये तो हर जगह पे है, 8 into 2, 4 into 4, 1 into 16 और 16 into 1, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो रहा है तो। हाँ मैम बी। हाँ तो ये वाला हुआ था सबका, मतलब जिन लोगों ने ट्राई किया, जिन लोग के पास पीडीएफ था। यस मैम। अच्छा, तो जिन लोगों ने किया है वो लोग टैली करते जाओ, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग अभी देख के कर लो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग रीड करो, स्क्रीन तो खुला हुआ ही है, और आंसर बताओ। ट्रांसपोज ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब कौन सा था? रेक्टेंगुलर मतलब जिसमें क्या होगा, रो, एक ही रो रहेगा, 1 2 3 4, ये हो गया रेक्टेंगुलर। अगर इसे ट्रांसपोज करेंगे तो कैसा हो जाएगा? ये देखने में इस तरह से नहीं होगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिखेंगे तो इस तरह से देखने में नहीं होगा। देखो, अच्छा रेक्टेंगुलर बोला है, रो कॉलम नहीं, सॉरी सॉरी मैंने रो कॉलम मैट्रिक्स रख दिया। अच्छा ट्रांसपोज अब रेक्टेंगुलर मतलब क्या था? रेक्टेंगल मतलब क्या होता है पता है ना तुम लोग को? जिसका ये दोनों साइड इक्वल होता है और ये दोनों साइड इक्वल होता है। तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे देखने में हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, ये रेक्टेंगुलर के जैसे लग रहा है। यहाँ 3 एलिमेंट, यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, दिख रहा है? ये रेक्टेंगल हुआ है? बताओ ये रेक्टेंगल हुआ है कि नहीं हुआ है? यस मैम।
अब इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 2 3 ये कॉलम में लिखेंगे, 4 5 6 ये कॉलम में लिखेंगे, तो भी ये क्या बन गया, ये इस तरह का रेक्टेंगल बन गया। मतलब सीधा सा बात है, ये रेक्टेंगल इस तरह से है और ये रेक्टेंगल इस तरह से बन गया, हाँ कि ना? यस मैम। हाँ, तो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, पहले मैंने रो कॉलम सोच लिया था, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पर नहीं था, तुम लोग का जो ये पीडीएफ था इसमें नहीं था, लेकिन क्या है, तुम लोग थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाओगे तो ये सब अननोन चीज भी कर पाओगे। एक्चुअली अननोन नहीं होता, ये थोड़ा बहुत दिमाग का खेल भी रहता है, ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर नोट डाउन है उतना ही देगा। रेक्टेंगल मतलब इस तरह से होता है, ये एक स्ट्रक्चर को हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे जिसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड मैंने इसी तरह से किया, 1 2 3 मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगल बन गया। और अगर इसे हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो भी वो रेक्टेंगल ही बनेगा। तो ट्रांसपोज ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है सॉल्व होने में तो मुझे पूछ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ट्रांसपोज ऑफ ए रो मैट्रिक्स। वो तो अभी मैंने बताया था, बताओ, गलती से मैंने बता दिया था, बताओ रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी बता दिया था। कॉलम कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अभी तो मैंने लिख के दिखाया ना, 1 2 3 इट इज द रो मैट्रिक्स बिकॉज इसमें एक ही रो है, और कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक कॉलम होता है, तो 1 2 3। तो अभी तो मैंने गलती से बता दिया था ना, रो मैट्रिक्स को जब ट्रांसपोज करेंगे वो बन जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हो गया 3 का ऑप्शन सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, टू मैट्रिसेस A and B are multiplied to get AB if both are rectangular, both have same order, number of columns of A is equal to rows of B, number of rows of B is equal to number of rows of B। तो आंसर पढ़ने के पहले मैंने तो बताया ही था, A into B मतलब A क्रॉस B तभी हो सकता है, सपोज A का जो है वो है M क्रॉस N, ऑर्डर जो है इक्वल टू, अगर n क्रॉस p, सपोज b का है n क्रॉस p, और अगर इसे डिजिट के साथ लिखे, सपोज a जो है एक 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, मतलब उसमें 3 रो और 2 कॉलम है, जैसे 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 1 2 3 2 कॉलम करना है मुझे, एक हटा देते हैं, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो गया, 3 रोज और 2 कॉलम्स, 3 क्रॉस 2। और अगर B जो है, B का क्या होना चाहिए, B का होना चाहिए 2 कॉलम होना चाहिए, और रो कुछ भी हो सकता है, तो 1 2 3। इसको कैसे डिजाइन करें, ये रो है तो रो होना चाहिए 2, तो 1 2 3 4, तो 2 रोज हो गया, और कॉलम कुछ भी हो सकता है, 5 6, 2 रो। यहाँ पर देखो 2 रो करना है, तो ये तो नहीं लिख पाएंगे, सॉरी। हाँ, तो ये देखो 2 रो हो गया, इसका कितना रो है, 2 रो है, 1 2 3 4, और कॉलम कितना है, 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, मैंने इस तरह से दिखाया था। ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या हो गया, पहला वाला A क्रॉस B है, तो A मैट्रिक्स का कॉलम, ये कॉलम होता है, ये रो होता है, A मैट्रिक्स का कॉलम के साथ B मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। अब ये वाला कहाँ लिखा हुआ है, देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, यानी ऑप्शन क्या होगा, C। ऐसा मैंने सिखाया था। ठीक है, ये मैंने बोला भी था, शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, और ऐसे भी समझना ही है, नहीं तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इनटू होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ डेट, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0 देन A इज 0 मैट्रिक्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और D दिया हुआ है 0 मैट्रिक्स। तो बताओ क्या होगा ये, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक, A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मतलब एक ही तरह का होगा ना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है अगर A ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होने से सिमेट्रिक होता है, और A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होने से एसिमेट्रिक होता है, बताओ।
दोनों ही बताए थे। मैम ए होगा, और एसिमेट्रिक होने से क्या होता है, माइनस ए होता है, ये भी बताया था, ये था भी पीडीएफ में, इससे मैंने बताया भी था। ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर ए हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर माइनस ए होता है उसे हम लोग बोलते थे एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगर पढ़े हो तभी रिलेट कर पाओगे, और अभी तक अगर नहीं पढ़े हो तो आज जरूर पढ़ लेना, नहीं तो नहीं समझ पाओगे शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आएगा और किस तरह से लिखना है तुम দিদি लोग। এই এক্সারসাইজটা না আমি করেছিলাম তোমার কাছে সকালবেলা। জানি তো, আমি ওই জন্যই তো বলেছিলাম এক্সাম নেবো, তখন আমি তো বললাম তুমি পড়েছো আমার কাছে, তুমি শুনতে পাচ্ছিলে না সেদিন। আরে আমি এটা খাতাটাই পাচ্ছি না, আমি করেছি এগুলো তো সবই করেছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, এক্সাম নিলেই বুঝতে পারবো। ঠিক আছে, আরেকবার করো, কি আছে। If হ্যাঁ the order of matrix A is m cross p, A का ऑर्डर क्या है, m cross p, and order of B, B का क्या है, a p cross n, then the order of AB क्या होगा, m cross p और p क्रॉस एन अगर है तो ए क्रॉस बी पॉसिबल है, बिकॉज ये दोनों टैली करता है, और ये दोनों हट जाता है, और ऑर्डर क्या हो जाता है, एम क्रॉस एन। ये भी मैंने समझाया था जब मैंने क्रॉस का रूल बताया था, तो ये दोनों इक्वल, ये हट जाएगा, जो बचा हुआ रहेगा वही ए क्रॉस बी का जो है वो ऑर्डर हो जाएगा। ए क्रॉस बी करने पे जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा यहाँ से, 7 का ए। 8 का देखो, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस, ए और बी अगर दो मैट्रिस है, देन विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू, बताओ कौन सा ट्रू है, सोच के बताओ कौन सा ट्रू है। बहुत सारा लॉ बताया था मैंने, हर एक का एग्जाम्पल लेके बताया था, एग्जाम्पल खुद से क्रिएट करके, कौन सा ट्रू है बताओ। मैम ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। ए बी नॉट इक्वल टू बी, ये ट्रू है, ये हमेशा ट्रू होता है, लेकिन ये इनटू में क्या होता है, इनटू में हम लोग को नॉर्मली लगता है 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इक्वल होता है, 6 होता है दोनों केस में, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में देखो, पहला जो है ए प्लस बी करने पे भी जो आएगा, बी प्लस ए करने पे भी वही आएगा, क्योंकि 1 2 3 4, फिर से एक बार याद दिला देते हैं, 5 6 7 8, अब एडिशन मतलब 1 के साथ 5 ऐड होगा, 5 प्लस 1 करो या 1 प्लस 5 करो, बात तो बराबर है। तो ये जो है ये रॉन्ग है, ए प्लस ऑलवेज सेटिस्फाई करता है। और जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, सपोज ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो 1 3 2 4, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1 2 3 4, तो जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो घूम फिर के, और जो मतलब ओरिजिन ऑफ मैट्रिक्स है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, और ऑल ट्रू तो होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ऑप्शन सी। क्या याद आ रहा है तुम लोग को जो पढ़े थे स्टार्टिंग क्लास में, रिलेट कर पा रहे हो, हेलो। यस मैम। अब देखो यहाँ से Yes. बताओ ए क्या होगा, व्हाट इज ए, इफ 2 3 4 ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए का वैल्यू बताओ क्या होगा, बताओ ए का वैल्यू, देखते हैं कैसे तुम लोग कर पाते हो। यहाँ पर मैम ऑप्शन 6 होगा। 6 होगा। Six. अच्छा, विश्वजीत बोल रहा है 6 होगा, लेकिन किस तरह से 6 होगा, 6 अगर দিদি এটা सिंगुलर है। क्रॉस মাল্টিপ্লিকেশন मैम করতে হবে। मैम 2 इक्वल टू 2 12 इक्वल टू 12 दिले मैम a कट इक्वल जाएगा, टू फिर ए 6 इक्वल হবে। टू 6। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, देखो कैसे होगा, सिंगुलर होने से अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होगा, सिंगुलर होने से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, 2 इंटू ए, ठीक है, 2 इंटू ए माइनस क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 क्या हो गया 12, और सिंगुलर होने की वजह से ये क्या होना चाहिए 0, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2, यानी कितना हो गया 6, यानी ऑप्शन बी। इस तरह से कियो तो, यस मैम। हाँ इसी तरह से करना है। हाँ हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, ए
एक मैट्रिक्स है, दिख रहा है क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये मैट्रिक्स का है, उस हिसाब से बता दिया है क्या क्या है। आई स्क्वायर इक्वल टू, ये है -1, ठीक है, ये लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। हम लोग को बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करो, तो जैसे ही डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2i 3i 2i -i। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना हो जाएगा 2i स्क्वायर, माइनस रह जाएगा 2i इंटू आई, तो 2i स्क्वायर और प्लस माइनस में माइनस, और मिडिल में क्या होता है माइनस होता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6i स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, -2i स्क्वायर -6i स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -8i स्क्वायर। -8 और i स्क्वायर मतलब कितना है -1, तो -8 इंटू 8 इंटू 1 8 और माइनस माइनस में प्लस, तो आंसर हो जाएगा 8। आंसर हो जाएगा 8, 10 का आंसर 8 होगा, दैट इज बी। এটাকে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে করা যাবে না এটাকে? ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কেন করবো, এটা তো ডিটারমিনেন্ট, ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলাম তো, ওটাই তো করলাম ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন। মানে আমি ওরকম বলছি এটা না, এটা তো ডিটারমিনেন্ট, ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন নয়, ডিটারমিনেন্ট মাল্টিপ্লিকেশন রুলস অ্যাপ্লাই করতে হবে না। আচ্ছা 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 अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इफ दे दिया है, देखो इफ A1 A12 ये पोजीशन है, A इक्वल टू दे दिया है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या होगा ये पूछा है। मैम 3 into 3। 3 into 3 यानी ऑप्शन कितना है डी, ऑप्शन डी बोल रहे हो। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन समझो पहले, A11 A12 देखते हैं डी होता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब आंसर है ना इसके नीचे वहां पर बी दिया है, तो हम चेक कर लेते हैं कि आंसर गलत है या फिर तुम्हारा गलत हो गया है। देखो ये इनटू क्या है ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब ए एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू मुझे नहीं पता, इक्वल टू ये जो ऑर्डर आया है ये है B11 B12 B13 इस तरह से लिखा हुआ है। तो प्लीज मुझे ये बताओ ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर मुझे बताओ, पहले रो काउंट करो फिर कॉलम, रो इनटू कॉलम। 3 into 2 3 क्रॉस 2, और ये जो रिजल्टेड मैट्रिक्स है मतलब इनटू करने के बाद उसका बताओ 3 into 3 3 into 3 रिजल्टेड मैट्रिक्स। तो अभी तो मैंने सिखाया था कि 3 क्रॉस 2 इक्वल टू, वो नहीं पता, ठीक है, मतलब दो मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई तभी होगा अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर के साथ दूसरे मैट्रिक्स का क्या है ये वाला पोर्शन टैली होना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स का ये 2 होगा, ये कंफर्म है, ये नहीं पता कितना होगा। अब ये भी पता चल जाएगा कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों अगर हटा देते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका वैल्यू ये दोनों हो जाएगा, अभी तो सीखा था हम लोगों ने। तो ये 3 क्रॉस 3 हो रहा है, ये जो 3 क्रॉस 3 है तो इसका मतलब ये भी 3 होगा। तो फिर जो ए मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3, यानी विश्वजीत आंसर सही है तुम्हारा, ये वाला रॉन्ग हो गया है, आंसर होगा 2 क्रॉस 3। देखो समझ में आया कि नहीं, हम और एक बार समझा देते हैं, ये वाला हम बार बार बोले थे कि ये तुम लोग याद रखो, जैसे m क्रॉस n इक्वल टू n क्रॉस अगर p होगा तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, मतलब इस पहले वाले का रो इनटू कॉलम के साथ दूसरे वाले का रो इनटू कॉलम में क्या सिमिलरिटीज होना चाहिए, पहले वाले का कॉलम के साथ दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए। तो हम लोगों को एक टू दिया हुआ है 3 क्रॉस 2, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे, यानी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जब हुआ है अगर ये 2 है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 2, ये देखो दोनों n n होना चाहिए। अब ये वाला पोर्शन हम लोग को नहीं पता था, और अभी अभी मैंने बताया कि अगर ये ऑर्डर क्या होगा ये कैसे पता करेंगे, दोनों ये n जो इक्वल है ये हटा देने पे जो बचता है वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया m क्रॉस p।
तो अब यहाँ पर हम लोग को पता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3, जो कहाँ से आ रहा है, एक ये m और ये p, तो ये 3, तो ये वाला भी हो गया 3, तो बन गया a का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2x3। इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही वाइटल रिलेशन है, इसे तुम लोग याद रखो। तो ये हो जाएगा 2x3। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर बोल रहा है कि यूजिंग 12 माइनस 16, क्या है माइनस, लेट ए इक्वल टू, अच्छा 12 to 16, 12, 13, 14, 15, 16, सारा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है। ये ए और बी और सी तीन अलग अलग मैट्रिक्स गिवन है, तुम लोग को a प्लस बी कैलकुलेट करना है फर्स्ट, फिर a माइनस बी, इस तरह से। तो बताओ a प्लस बी कितना होगा? ये तो बहुत ही इजी है, कैलकुलेट करो सब कोई और मुझे बताओ ऑप्शन कौन सा होगा। मैम 3, 2, 10 और -2। हाँ, a प्लस बी तो 2 प्लस 1 3, -3 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 2, 4 प्लस 6 10, 5 माइनस 7 कितना हो गया -2। फर्स्ट वाला आंसर हो गया। 13 में बताया है a माइनस बी, तो चलो a माइनस बी करो। a मैम मैम 1, 8 -2 12। अच्छा देख लेते हैं 13 का आंसर बी, हाँ 13 का आंसर बी होगा, चेक कर लेते हैं। 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, -3 माइनस 5 कितना होगा -8, 4 माइनस 6 -2, 5 माइनस ऑफ -7 तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अच्छा आगे इसका रिलेटेड और भी क्वेश्चन है 12 13। अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14, 3a माइनस सी, 3a माइनस सी कितना होगा? इसके लिए पहले हम लोग को a पता होना चाहिए। 3a माइनस सी हम लोग यहाँ पर लिख के करते हैं। 3a माइनस सी बताओ कितना होगा? 3a मतलब 2 माइनस 3 4 5, 4 5 और माइनस सी मतलब 2 5 3 4, तो इंटू करो, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। 6 माइनस 9 12 15 और ये हो गया 2 5 3 4, ठीक है। तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, मैम 4 माइनस, हाँ -9 -5 कितना होगा -14, -14 12 -3 कितना होगा 9 9 9 9 और 15 -4 हो गया 11। 11। हाँ तो चलो देखते हैं ऐसा कौन सा आंसर है। 4 माइनस 14 9 11, 4 माइनस 14 9, अच्छा ये तो नीचे आ जाएगा, तो 4 माइनस 14 9 11, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। उसके बाद 15 में a इंटू बी करना है। 15 में a इंटू बी, इंटू गलत होता है बहुत जन से, तो a इंटू बी देखो 2 माइनस 3 4 5, b का वैल्यू देखना पड़ेगा कितना है, फिर हम लोग करेंगे a क्रॉस b। मैम मैम इसका आंसर है -16 31 34 -15। मतलब तुम बोल रहे हो ऑप्शन a। अच्छा चेक कर लेते एक बार, b का वैल्यू बता दो। मैम बी का 1 5 हम्म 1 6 -7। अच्छा तो अब इंटू करेंगे ऐसे और ऐसे, तो 2 इंटू 1 2, 6 इंटू 3 18 और बीच में प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। अच्छा 2 इंटू 5 10, -7 इंटू 3 21, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 1 4 और 6 5 जा 30 प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 7 35, लेकिन मिडिल में हो जाएगा माइनस, तो 2 माइनस 18 हो गया -16, 10 प्लस 21 हो गया 31। अच्छा 30 प्लस 4 34, 20 माइनस 35,
-15, तो आंसर हो जाएगा 15 का ए। सही है, 15 का ए होगा। 16 में है b इंटू ए। अब इसी को फिर से लिखेंगे उल्टा, 1 5 6 -7 और 2 -3 4 और 5, तो इंटू करो 1 5 और 2 4, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस मैम 20। इसका आंसर है 22 22 -16 -53। 22 22 -16 -53, यस मैम। मतलब ए। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग भी। तो यहाँ पर हो गया -3 प्लस 12 -28 -18 -35। अब चेक करो 20 प्लस 2 कितना हो गया 22, 25 -3 22, 12 -28 कितना हो जाएगा -16 और -18 और -35 कितना होता है देख लो। हाँ, -53 होता है। तो फिर और ठीक है, आंसर जो आया है वो सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। ए, अच्छा मैम ये गलत है, वहाँ पे इंटू हाँ, होगा। ये मल्टीप्लीकेशन होगा तभी आंसर सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मल्टीप्लाई करो। तो ये जिन लोग के पास बुक है वो लोग इसको सही कर लो। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है, बी इंटू बी, और माइनस माइनस में प्लस हो जाता है बी स्क्वायर। फिर हो जाएगा ए बी माइनस ए बी, सेम इसी तरह से और इस तरह से बी ए और माइनस ए बी, रो इंटू कॉलम, फिर रो इंटू कॉलम, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया 0, ये भी आ गया 0, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 0। क्यों? क्योंकि प्लस ए बी माइनस ए बी, यहाँ पर प्लस ए बी माइनस ए बी। तो आंसर कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है? ये ऑप्शन ए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 में क्या है, सिंपल प्लस करना है तुम लोगों को। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पहला, तो इस तरह से लिखेंगे। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर नेक्स्ट हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, ये टैली नहीं हो रहा है यहाँ, ये नहीं। अच्छा, तो नीचे देखते हैं और क्या है। नीचे भी ऑप्शंस होगा, ये दोनों तो टैली नहीं हुआ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मिला। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और देखे क्यों लिखा है? क्योंकि तुम लोग को फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे भी कोई लिखता है, किसी किसी को ये भी आदत होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये देखो, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है, माइनस होने पे माइनस आ जाता है 2ab में, और ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए अगर ऑप्शन में ऐसा रहे तो भी तुम लोग को ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। हो सकता है कि ये और नहीं दे के सिर्फ एक ही ऑप्शन दे दे, एक ही तरह का, ठीक है, दो पैटर्न का ना दे, तो भी तुम लोग को ध्यान में रखना है कि वो एक फॉर्मूला में आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में ऐड करने बोला है। एल प्लस माइनस मैम बी, इसका ये आंसर एल प्लस बी, बोले एल माइनस पी एम प्लस हाँ क्यू एन प्लस आर ओ एस। हाँ, ओ नहीं, ये जीरो है, जीरो। इसलिए देखो ओ नहीं लिखा है कहीं पर भी, ठीक है, इसे जीरो मान रहा है, ठीक है। जीरो हाँ जीरो प्लस एस। हाँ, जीरो प्लस एस, इसीलिए देखो जीरो। अगर ये ओ होता कहीं ना कहीं ओ लिखा हुआ रहता। तो यस मैम। एल
माइनस पी, ठीक है, एम प्लस क्यू, एन प्लस आर और 0 प्लस एस, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर गया, यानी ऑप्शन डी होगा। तो ये सब तो बहुत ही इजी था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मल्टीप्लाई करो ए बी, ये और ये, ए बी इंटू ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए बी और बी ए, बी और माइनस ए, तो ए बी माइनस ए बी, और इसके साथ ये माइनस ए बी प्लस ए बी, ये तो सिमिलर हो गया, थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन दिया था इन लोगों ने, माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसके साथ ये, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसी ऑप्शन के साथ टैली होता है, यानी 20 का हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 20 का क्या हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक से मल्टीप्लाई करोगे तो बस आंसर हो जाएगा। तो 20 का हो गया ऑप्शन ए। बस प्लस माइनस तुम लोग को ध्यान में रखना है, ये सब इजी लगता है, लेकिन अगर प्लस माइनस गड़बड़ कर दोगे तो कुछ और ऑप्शन चूज कर लोगे तो फिर गलत हो जाएगा। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन करके दिखाओ, ये करके देखो, क्योंकि ये बहुत जन का बहुत गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है क्या कौन सा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ बताओ। मैम इसका आंसर है मैम 3 4 5 6 6 8 10 12 और 15 20 25 30। हाँ, मतलब ऑप्शन ए। यस मैम। हाँ, अब देखो कैसे करना है, रो इनटू कॉलम। तो रो, पहला रो में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है, तो 1 इंटू पहला कॉलम क्या है, 3। ध्यान से देखो, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, तो हम लोग को क्या करना है, रो 1 इंटू कॉलम 1 रो 1 इंटू कॉलम 2 रो 1 इंटू कॉलम 3 रो 1 इंटू कॉलम 4। तो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 6 6, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into 5 10, 2 into 6 12, 5 into 3 15, 5 into 4 20, 5 into 5 25, 5 into 6 सॉरी 5 इंटू 6 30, हाँ 5 इंटू 6 30, ठीक है, यानी ऑप्शन ए। ये देखो जो कैलकुलेट किया हम लोगों ने वो ऑप्शन ए के साथ टैली कर रहा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ये बहुत जन को दिक्कत होता है करने में, तो ये फिर से मैंने समझा दिया। मल्टीप्लीकेशन का रूल्स क्या होता है, R1 इंटू C1 R1 इंटू C2 जो भी आएगा डॉट डॉट ऐसे चलते रहेगा, और पुट कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू रो। ये देखो रो वाइज पुट होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या है, इंटू करने बोला है, तो वही रो 1 और कॉलम 1 x इंटू 1 x और x इंटू वाई, तो प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई, फिर x इंटू 2, तो 2x। हाँ बताओ। मैम इसका आंसर है x प्लस एक्स वाई 2x प्लस वाई स्क्वायर 3x प्लस वाई जेड 2x प्लस 3x 4 प्लस 3y 6 प्लस 3z 2 प्लस 3x ना पहला वाला। यस मैम। हाँ, तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ऑप्शन बी होगा। ठीक, यस मैम। ठीक हुआ है। अब देखो 2 इंटू 1 2 3x, ये देखो ये रो और ये कॉलम, फिर ये रो फिर ये कॉलम, यानी 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू वाई 3y, और मिडिल में प्लस होगा 2 3 और 3z, तो 6 प्लस 3z। तो ये टैली हो रहा है ऑप्शन बी के साथ, देख लो ये टैली हो रहा है ऑप्शन बी के साथ, इसीलिए आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। अब फिर नीचे 23 में देखो एक मल्टीप्लीकेशन दिया है, तो फिर से दिस वन और दिस वन, मल्टीप्लीकेशन ही ज्यादा गड़बड़ होता है इसलिए उसी का ही ज्यादा दिया हुआ है। 1 इंटू 1 0 इंटू 2 0 और 3 इंटू 3 9। देखो 1 तुम लोग अगर मतलब प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग डिटेल्स में भी कर सकते हो, हम इस तरह से करके दिखा देते हैं। 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 माइनस 2 इंटू 0 0 हो गया, और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। फिर देखो 1 इंटू 3 3 हो गया, इस तरह से याद रखेंगे। 2 इंटू माइनस 2 -4 हो गया, और 3 इंटू 0 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा -1।
अब फिर 1 -2 3, फिर 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, -2 × 4 कितना हो गया -8, और 3 × 5 कितना हो गया 15। तो 5 - 8 हो जाएगा -3 और 15 कितना हो जाएगा 12। तो ये आंसर जो है लगभग इसके साथ टैली हो रहा है, फिर भी आगे देखना पड़ेगा, बाकी कोई भी तो टैली नहीं हुआ है। डी यहाँ छुप गया, नहीं दिख रहा है। अच्छा 4 × 1 4, 5 × 0 0, 6 × 3 18, तो 18 + 4 कितना होगा 22। 4 × 3 12, 5 × 2 10, 6 × 0 0, तो 4 × 12 + 10 कितना हो जाएगा 12 + 10 हो गया 22। फिर 4 × 5 20, 5 × 4 20, 20 20 40, और 6 × 5 30, तो 40 और 30 70, मतलब ये पूरा ही समझ में आ रहा है, इसी के साथ ही हो रहा है, सिर्फ डी ऑप्शन मैम देखेंगे। ये है मैम, आंसर ये है। आंसर ए है ना। अच्छा 7 × ये कितना हो जाएगा 7 × 1 7, 8 × 0 और 9 × 3 27, 27 + 7 कितना हो जाएगा 34, 7 × 3 21, 8 × 2 16, 16 + 21, 16 + 21। तो तुम लोग भी जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अब तो ये कंफर्म हो गया उतना ही होगा। और 7 × 5 35, 32 और 45। अब देखो हम जैसे फटाफट कर रहे हैं ना, तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगे। अब तुम लोग सोचोगे मैम से हो रहा है मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर बहुत जन से हो भी जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर फटाफट नहीं कर पाते हो तो टाइम सेव नहीं कर पाओगे। तो तुम लोग को इतना प्रैक्टिस करना है कि तुम लोग भी इसी तरह से बिना डिटेल्स में करे फटाफट इसे कर पाओ। और सबसे बड़ा बात है सिर्फ जल्दी करना ही नहीं है, सही भी करना है, गलत नहीं होना चाहिए। नहीं तो गलत का ना ऑप्शंस रहता है कि क्या क्या गलती हो सकता है, उसी के हिसाब से ऑप्शन बना हुआ रहता है, और फिर तुम लोग उसमें टिक कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हो जाएगा -3 × 2 कितना हो गया -6, -1 × 1 -1, और 3 × 3 कितना हो गया 9। फिर ये वाला -3 × -3 9 0, फिर ये हो गया 0 -0, और ये हो जाएगा +3, और यहाँ पर हो गया -2 + 0 + 6, यहाँ पर हो गया 3 -1 × -3 +3 + 0 + 2। अब ये देख लो 9, और यहाँ पर है 7, तो 9 - 7 कितना हो जाएगा मैम मैम इसका आंसर मैम गलत है मैम, 14 की जगह 2 होगा। ये ऑप्शन बी बी इन होगा। लोगों ने, हाँ इन लोगों ने बी दिखा। हम लोग चेक कर लेते हैं हम लोग का क्या आ रहा है। हम लोग का यहाँ पर आ रहा है 2। 6 आ रहा है, और यस ये मैम। हो गया 5। अच्छा ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4। अच्छा और ये आ रहा है 2। ठीक है, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये सिर्फ है जो थोड़ा बहुत टैली हो रहा है, जिसमें भी -6 लगा। -6 तो नहीं हो रहा, ये चेक कर लेते एक बार। ये हो गया -3 9, और ये 0 और ये 3, नहीं -6 भी नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, जिन लोग के पास बुक है वो लोग उसके साइड में लिख लो। ऑप्शन तो बी दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन के बगल में ये वाला आंसर लिख लो और उसे ऑप्शन बी लगा के टिक कर दो। ठीक है, और ये सारा गलत है, या तो यहाँ पर चेंजेस होना चाहिए। देखो सही हो सकता है, फिर मुझे क्वेश्चन को एक बार देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा क्या करे ताकि वो ऑप्शन बी के साथ सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो ये 4 5 तो 6 ये ठीक है, ये माइनस होना चाहिए। तो अगर ये प्लस हो जाता है तो हो जाएगा, ये प्लस हो जाने से हो जाएगा आई थिंक। तो ये खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी से हम लोग करते हैं। ये अगर -9 होगा तो ये हो जाएगा, ये अगर प्लस हो जाएगा ये होना चाहिए, ये प्लस अगर हो जाता है तो 3 × 2 ये +6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। इसे +3 करके करो तो हो जाएगा, इसे +3 कर दो तो 3 × 2 कितना हो गया +6, -1 × 1 -1, 3 × 3 कितना हो गया 9। फिर ये -3 × 3 कितना हो जाएगा -9, फिर हो गया 0 और 3। तो देखो यहाँ पर ये कुछ नहीं, ये सिर्फ प्लस कर लो तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो तो फिर कितना हो जाएगा 9 और 6, और 6 - 1 कितना हो गया 5, 5 + 9 कितना हो जाएगा 14, -9 और -3 कितना हो गया -6। तो अगर हम लोग को ठीक करना है क्वेश्चन को, तो एक काम करो तुम लोग
क्वेश्चन को ही ठीक कर लो तो ऑप्शन बी हम लोग का टैली हो जाएगा। यहाँ पर ये +3 कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसमें मत करना, ये +3 कर लो। जिन लोग के पास मतलब बुक है और जिन लोग के पास नहीं है वो लोग नोट डाउन कर लो, बाद में जब बुक आ जाएगा तो कर लेना। ये +3 होने से ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो +3 कर लो तुम लोग, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये हुआ 24। अब 25 में क्या बोल रहा है देखो। 25 में बोला है कि इफ a इक्वल टू 312,204 b दे दिया है, फाइंड ए बी, डज बी ए एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब क्या मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। बी का ऑर्डर बताओ कितना है। बी का ऑर्डर, ए और बी का ऑर्डर बताओ। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। मैम ए का 3 into 3 एंड बी का 3 into 4। बी का 3 into 2, तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो 3 नहीं, 1 2 3 into 4, 3 into 4। तो अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ए क्रॉस बी करेंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा, रिलेशन देखो। लेकिन अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो क्या एग्जिस्ट करेगा, मतलब 3 क्रॉस 4 इक्वल टू 2 क्रॉस 3, तो ये और ये टैली तो नहीं हो रहा है, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर फाइंड बोला है, जबकि ऑप्शन में फाइंड मतलब वैल्यू निकालना। वैल्यू तो कुछ कैलकुलेट दिया नहीं, तो हम लोग क्यों कैलकुलेट करें। ऑप्शन जो है कौन सा एग्जिस्ट होगा कौन सा नहीं होगा। तो इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए बी का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, जबकि बी ए का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ऑप्शन ए हो रहा है। ए बी एग्जिस्ट बट बी ए नॉट एग्जिस्ट, ये वाला होगा ऑप्शन ए। तो ये रिलेशन बहुत ही मैंडेटरी है, इसे याद जरूर रखना। इससे तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर एग्जाम में मैट्रिक्स आता है तो इस रिलेशन पे एक क्वेश्चन आएगा ही। फिर क्वेश्चन नंबर 26 सिमिलर है, बताओ कौन सा एग्जिस्ट होगा कौन सा नहीं होगा। यहाँ भी कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ तुम लोग को बताना है। बताओ कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं। ए का रो कितना है 2, कॉलम कितना है 1 2 3 4। अच्छा, बी का रो कैलकुलेट करो 1 2 3 4 और कॉलम है 2। तो पूछ रहा है कि कौन सा एग्जिस्ट होगा। तो ए बी, ए क्रॉस बी अगर करते हैं तो देख लेते हैं, हम लोग को चेक करना पड़ेगा 2 into 4 और 4 into 2। तो ए क्रॉस बी तो एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट होगा। अब बी क्रॉस ए चेक करते हैं, बी क्रॉस ए में 4 into 2 इक्वल टू 2 into 4, तो ये भी एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो ए भी एग्जिस्ट और बी ए भी एग्जिस्ट होगा, लेकिन ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ हो कि बोथ एग्जिस्ट। यहाँ पर बोला है ए बी एग्जिस्ट बी ए नॉट एग्जिस्ट, ये गलत है, यानी ऑप्शन सी नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से पॉइंट आउट करना है, देखो क्या आंसर लिखे, कौन सा ऑप्शन चूज करे। यहाँ पर है ए बी एग्जिस्ट बी ए नॉट एग्जिस्ट, गलत है, बिकॉज दोनों ही एग्जिस्ट करेगा। ए बी नॉट एग्जिस्ट बी ए एग्जिस्ट, ये भी गलत है क्योंकि दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन का एक रूल्स होता है कि ए बी इक्वल टू बी ए कभी नहीं होता है, हमेशा ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, वो सिर्फ प्लस माइनस में इक्वल होता है। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये वाला लिखना पड़ेगा जो प्रॉपर्टीज से हम लोगों ने पढ़ा था। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी 26 का आंसर होगा ऑप्शन ए। अच्छा, अब 27 देखो, 27 में क्या है। फाइंड करने बोला है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 बार ए लिखो, 0 है ये। अच्छा, 2 बार अगर ए लिखते हैं मल्टीप्लाई करो, 0 into 0 आई। हाँ बताओ। मैम ए इक्वल टू -1 0 0 -1 ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू, और एक बार बताओ। -1 0 0 -1, मतलब ये वाला। और मैम ए क्यू इक्वल टू 0
0 -1 -1 0 1 नहीं, आई। आई। हाँ, अगर आई है तो आंसर सही है, क्योंकि और ऐसे भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी है आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। देखो 0 इंटू 0 0, आई इंटू आई आई स्क्वायर, फिर 0 इंटू आई 0, आई इंटू 0 0, फिर आई इंटू 0 0, 0 इंटू आई 0, फिर आई इंटू आई आई स्क्वायर, और ये हो गया 0। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 0 0 -1, तो ये देखो -1 0 0 -1, तो ऐसा वाला कहीं पर भी नहीं है। देखो ए में -1 0 0, लेकिन इसमें -1 नहीं, इसमें देखोगे तो इसमें -1 नहीं, इसमें देखो, यानी ऑप्शन बी ही होना चाहिए। फिर भी हम सिखा देते किस तरह से होगा। ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना आ गया, -1 0 0 -1, और ए मतलब क्या है, 0 आई आई 0। ठीक है, अब ये -1 को ना आई में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो करने में आसानी हो जाएगा। ये देखो किस तरह से करेंगे, इसको थोड़ा हटा देते हैं, किस तरह से करना चाहिए। ये देखो ए स्क्वायर इंटू अगर ए करेंगे तो हम लोग इस तरह से करेंगे, आई स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 0 0 आई स्क्वायर, और ए मतलब 0 आई आई 0। अब इंटू करो, 0 ये हो गया, आई स्क्वायर इंटू 0 0 0 इंटू आई 0। अच्छा, उसके बाद आई स्क्वायर इंटू आई क्या हो जाएगा, आई क्यूब और 0, और 0 इंटू 0 और आई स्क्वायर इंटू आई आई क्यूब, और ये हो गया 0। ठीक है, अब आई क्यूब कैसे ये माइनस आई हो रहा है, ये देखो आई क्यूब मतलब क्या होता है, आई क्यूब मतलब हम लोग बोल सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। अब आई स्क्वायर का मतलब है -1, तो -1 इंटू आई मतलब कितना हो जाएगा, माइनस आई। इसीलिए इसका जो आंसर इन लोगों ने लिखा है 0 माइनस आई 0, ये आंसर इन लोगों ने किया है, 0 माइनस आई 0, ये होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 28 में फाइंड द एलिमेंट्स C23 C32 C31 इन द प्रोडक्ट C इक्वल टू ए बी। तो सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करना है, और हम लोगों को जो ए बी है वो उसको नाम दिया इन लोगों ने सी, और उसमें हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये सब एलिमेंट कौन सा है। तो कैलकुलेट करो, 2 3 4 और 1 -1 0, तो 2 इंटू 1 2, इस तरह से हम लिखेंगे 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -1 -3, मैम -1 बताओ। इसका आंसर -1 12 11 -1 -1 7 -1 7 8 0 5 0 5 5, तो ये है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, ऑप्शंस को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर भी सारा डेटा सेम है, नीचे भी देखते हैं, -1 12 11 -1 7 8 -2 5 5। अच्छा, अलग अलग है, यहाँ पर दिया है -0। अच्छा, तो फिर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये हो गया -1, फिर उसके बाद 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, और 4 इंटू 0 0, तो ये हो गया 12। अच्छा, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3 प्लस 8, तो 3 प्लस 8 कितना होता है, 11 हो गया। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -2, तो 1 -2, और ये हो गया 0, तो -1। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, और 3 इंटू 0 0, तो ये हो गया 7। फिर 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 हो गया 8। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 तो 1 और -1 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 0 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 0 0, तो ये 3 प्लस 2 हो गया
5 and last 1 into 0 0, 1 into 1 1, 2 into 2 4, 4 plus 1 हो गया 5, यानी ऑप्शन ये हो रहा है 28 का ऑप्शन ए हो रहा है। और हम लोग को चेक करने बोला है C23, 23 मतलब सेकेंड, पहले रो फिर कॉलम, तो 2 3 मतलब क्या क्या होगा ये देखो, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो 2 3 मतलब ये रहा 2 मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो कौन सा हो जाएगा 8। फिर बोला है 3 2 मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, यानी क्या हो जाएगा थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, यानी हो जाएगा 5। ठीक है, सेकेंड कॉलम हो गया 5। अच्छा, और उसके बाद है 3 1 मतलब ये 3 और ये हो गया 0, यानी ऑप्शन हमारा बी होगा। देखो इन दोनों में आंसर सेम है, तो मैंने ये सेम आया तो ये लगा दिया। देखो -1 12 11, ये देखो -1 12 11, -1 7 8, -1 7 8 0 5 5, लेकिन यहाँ पर जब लिखा गया ये पहला वाला सही, उसके बाद -1 और 7 गलत लिखा है, 5 और 7 होगा ये, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आंसर में भी वही है, 28 का ऑप्शन बी है, 28 का ऑप्शन बी। तो ऐसा तो मैंने फर्स्ट दिन ही करवाया था तुम लोग को, किस तरह से इसमें से डेटा चूज करना है। अब 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, यूजिंग मैट्रिक्स क्रैमर्स मेथड, क्रैमर्स तो मैंने बताया था डेल्टा वाला जो होता है, डेल्टा x 1 डेल्टा y -1 डेल्टा z 1 डेल्टा 1, फाइंड एक्स वाई जेड। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा यानी 1/1, y इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा यानी -1/1, और z मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा z बाई डेल्टा यानी 1/1, तो ये 1 ये -1 और ये 1, तो ऑप्शन देखो जहां पर 1 -1 1 है वहीं पर होगा आंसर, 1 -1 1, तो ये सॉरी 29 वाला 1 -1 1 1 -1 1 यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो गया। तो ये क्रैमर्स रूल जो हम उस दिन लास्ट हम लोगों ने यही वाला सीखा था, और इसी से चैप्टर खत्म हो गया था, क्रैमर्स रूल्स तक की तुम लोग का था, तो ये हो जाएगा 29 का ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखो, यहाँ पर इक्वेशंस है, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल को फॉलो करके तुम लोग को कैलकुलेट करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो देखो क्या होगा, क्रैमर्स रूल अब तुम लोग का तो है, वो तो सब्जेक्टिव है नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तुम लोग कैलकुलेट घर पे करके देख लो। अभी हम एक ट्रिक बता देते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर जो भी ऑप्शंस है उसमें से जो सेटिस्फाई हो जाएगा वही उसका आंसर होगा। तो चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, ऑप्शन ए में क्या है देखो, एक्स 1 है, y -1 है और z 1 है, तो एक बार सारे इक्वेशंस में ये वैल्यू पुट करेंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो 4 इंटू 1 4, 5 इंटू -1 -5 और माइनस माइनस में +5 हो गया, और z इंटू मतलब -2 इंटू 1 तो -2, तो ये कितना हो जाएगा 9 - 2 कितना हो गया 7, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। हेलो, तुम लोग को समझ में आ रहा है, क्रॉस चेक कर रहे हैं। ऑप्शन सी से फिर से चेक करते हैं, ऑप्शन सी से 4 इंटू 1 4, 5 इंटू -1 -5 माइनस माइनस में +5 हो गया, और z जो है वो 1 है तो -2, तो ये कितना हो जाएगा 3, 4 और 3 क्या हो गया 7, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है इनकंसिस्टेंट नन ऑफ दिस, इनकंसिस्टेंट मतलब तब होता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा, मतलब डेल्टा, डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा अगर 0 हो जाएगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग को डेल्टा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये क्रॉस चेक से फायदा नहीं हुआ। तो 4 2 2 कोफिशिएंट्स को लिखेंगे -5 -5 2 2 -5 2 2, और ये हो गया -2 1 8 -2 1 और 8, ये हो गया डेल्टा। अब चेक करते हैं, किसी भी एक रो से एक्सपेंशन करते हैं, इसके थ्रू से करते हैं, तो 4 और ये हो जाएगा 2 इंटू 8 16 -2 माइनस ऑफ -5। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये और ये कैंसिल, तो 16 -2
और -2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, -2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा, एक मिनट, ये -2 था कि देख लेते हैं, हाँ -2 था, तो ये हो जाएगा 4 - 4, 4 - 4 यानी 0 हो गया। तो 16 - 2 कितना हो जाएगा, 14, 14 इंटू 4 कितना होता है, 56। और ये कितना हो गया, 16 - 2 कितना होगा, 14, 14 इंटू 5 70, 70, और ये हो जाएगा माइनस माइनस में प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 126, तो नॉट इक्वल टू 0, तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो 30 का ऑप्शन फिर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया और ये इनकंसिस्टेंट नहीं है। इनकंसिस्टेंट का बहुत सारा बताया था ना, 0/0, समथिंग बाय 0, तो ये इनकंसिस्टेंट कंडीशन तो है नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये सॉल्व हो सकता है। तो यानी ऑप्शन क्या होगा, डी, नन ऑफ दिस। तो इस तरह से तुम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा क्या होगा। अच्छा, ये गया क्वेश्चन नंबर 30। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है x प्लस वाई माइनस 1, वाई प्लस जेड 1 और z प्लस x दिया है 0, वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्रॉस चेक कर लो, सारा वैल्यू दिया हुआ है। अगर फर्स्ट वाला पुट करते हैं, ये क्रैमर्स रूल से ही करना है, अगर फर्स्ट वाला पुट करते हैं तो x है -1 और y है 0, तो -1 प्लस 0 क्या होता है, -1, सेटिस्फाई किया। और y प्लस जेड यानी 0 प्लस 1 होना चाहिए 1, सेटिस्फाई कर रहा है। और z प्लस एक्स मतलब z है 1 और x है -1, ये हो गया 0, तो ये सेटिस्फाई किया फर्स्ट वाला। ठीक है, तो सेकंड भी चेक कर लेते हैं। सेकंड में क्या है 1, तो 1, 0 और -1, तो x मतलब 1 और y मतलब है 0, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये 1 हो रहा है जबकि -1 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं, 1 प्लस 0, 1 हो गया तो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी कैंसिल, ऑप्शन सी भी कैंसिल। ऑप्शन डी में देखो, -1 प्लस 0, यहाँ -1 हुआ। सेकेंड है y प्लस जेड मतलब 0 -1, तो हो जाएगा -1, जो कि ये +1 है, तो नहीं होगा। और वैसे भी ऑप्शन है सेटिस्फाई हो गया था, मैंने सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए बता दिया कि देखो पहला वाला हो गया तो बाकी सब हो नहीं सकता। ठीक है, कैसे ना कैसे गलत ही रहेगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन आगे ना रह के बाद में रहता तो तुम लोग को तो इतना सारा चेक करना ही पड़ता। तो ऐसे करके क्रॉस चेक करोगे, पूरा क्रैमर्स रूल करने का कोई भी जरूरत नहीं है। (32) इफ ए, इतना बता दिया है, फाइंड ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। अभी तो एक रिलेशन तो मैंने अभी बताया था कि किसी भी चीज का ट्रांसपोज करके फिर से उसे ट्रांसपोज करने से ओरिजिनल वही आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा 32 का ए, ऑप्शन हो जाएगा 32 का ए, बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज तो वही आ जाता है ना। ये देखो 6 3 5 9 ट्रांसपोज कर दिया, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 6 5 3 9, ऐसे ही पहले भी बताया है मैंने, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, कौन सा है करेक्ट ऑल्टरनेटिव, तो यहाँ पर है इफ 2 xyzp -9 -2310 इक्वल टू 89, तो ठीक है 2 इंटू एक्स और y, तो 2x 2y 2z स्केलर मल्टीप्लीकेशन 2p -9 इंटू -2 -18 9 इंटू 3 27 9 इंटू 1 9 9 इंटू 0 0। अब माइनस करो, 2x माइनस अब -18 यानी +18, 2y -27, 2z -9, 2p -0 यानी 2p हो गया। और यहाँ पर 18i बताया है, i मतलब वही यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो सेकेंड ऑर्डर है तो 1001, तो ये कितना हो जाएगा
18 0 0 18। अब ये दोनों को हम लोग कंपेयर कर देंगे तो 2x प्लस 18 इक्वल टू 18, 2x प्लस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 बिकॉज इक्विवेलेंट है। तो 2x इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 0। फिर 0, ये जो 0 आया इक्वल टू 2y माइनस 27, तो 0 इक्वल टू 2y माइनस 27, तो 27 इक्वल टू 2y, देयरफॉर y इक्वल टू 27/2, 27/2। अच्छा ये 27, 9 3 से 27, 27/2, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट ये 0 इक्वल टू 2z माइनस 9, तो 9 इक्वल टू 2z, तो z इक्वल टू 9/2। तो हम लोग को सिर्फ x और z का ही दिया हुआ है, तो देखो x इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया 0, z इक्वल टू आ गया 9/2, तो 0 और 9/2 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन हो गया सी। बाकी तो कुछ दिया ही नहीं है, y दिया नहीं है, सिर्फ x और z के ऊपर दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। पहले दोनों का स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दो, माइनस कर दो, ये है 18i, i मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स 1001, तो और दो सबको इक्विवेलेंट कर दो कि 18 इक्वल टू दिस वन, 0 इक्वल टू दिस वन, 0 इक्वल टू दिस वन, 18 इक्वल टू दिस वन। तो सॉल्व करके देख लो, नॉर्मल जो इक्वेशन सॉल्व होता है उस तरह से तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा 34 में है कि यहाँ पर दिया है 0 3 -4 -3 0 -5 4 4 8 इज अ क्या मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, नल, स्क्यू सिमेट्रिक, नन ऑफ दिस। इससे देख के क्या पता चलेगा क्या मैट्रिक्स है, कुछ भी तो नहीं पता चलेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है बताओ। अभी तो बताया था, बोलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है। चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, सिमेट्रिक बताओ, अगर नहीं बता पाओगे तो कैसे बताएंगे, बोलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। था ना अभी क्वेश्चन में, अभी तो बताया था मैंने। ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर ए होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है तो क्या होगा सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर माइनस ए होता है तो वो हो जाएगा एसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक तो ट्रांसपोज करके चेक करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोज करके चेक करके देखो, नल तो होगा नहीं बिकॉज इसमें जीरो होना चाहिए एलिमेंट, तो सारा एलिमेंट जीरो नहीं है तो नल मैट्रिक्स तो होगा नहीं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज करने पे क्या हो जाएगा 0 3 -4 -3 0, और क्या हो गया -3 0 -5, और ये हो गया 4 4 8, ये ट्रांसपोज हो गया। तो ये जो ट्रांसपोज हुआ ये ना तो इक्वल टू ए है ना तो इक्वल टू माइनस ए है, माइनस ए भी नहीं है, माइनस ए भी नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा ना तो सिमेट्रिक ना तो स्क्यू सिमेट्रिक, माइनस ए नहीं है, देखो ना 0 3 -4 -3 0 5 4 4 8। तो पहला बात है ये सिमिलर ऐसे देखने में नहीं, और माइनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रांसपोज ये हो गया, तो देख लेते हैं इक्वल होता है कि नहीं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू -0 -3 +4, पहला वाला सेटिस्फाई किया, उसके बाद देखते हैं -3 इंटू 3 हो गया, 0 इंटू माइनस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -5 इंटू
माइनस तो 5 हो जाएगा, ऐसे भी ये 5 हो जाएगा, तो फिर टैली तो ऐसे ही नहीं हो रहा है, तो फिर ये दोनों ऑप्शन ही नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस। तो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा क्या सिमेट्रिक है क्या एसिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट 35, लास्ट है एक्सरसाइज का। (35) If A equal to 6, 10, 3, 5 is a singular matrix, identity, non-singular, symmetric, बताओ। मैम सिंगुलर है क्योंकि जीरो आता है। सिंगुलर है क्योंकि जीरो आएगा, और सिंगुलर चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना चाहिए, तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30। 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30, तो ये हो गया 0। हाँ, आइडेंटिटी तो होगा ही नहीं, आइडेंटिटी होने से ऐसा होना चाहिए 0 1 1 0, तो आइडेंटिटी नहीं होगा। सिंगुलर है क्योंकि जीरो आया, जीरो नहीं आता तो नॉन सिंगुलर होता। और सिमेट्रिक मतलब इसका ट्रांसपोज करने में एक ही तरह होना चाहिए, तो 6 5 6 3 और 10 5 ट्रांसपोज कर दिए, तो क्या वो इक्वल टू ए है? नहीं, नॉट इक्वल टू है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसीलिए जो भी मेन पॉइंट है उसे प्लीज याद रखो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो दैट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट का, अरे ये क्या, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का जो एक्सरसाइज था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? क्योंकि मैंने पहले बता दिया था सारा चीज, तो थोड़ा फास्ट किए, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक वो लोग कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैंने सारा चीज बता दिया, और जहां पर भी गलत है वो भी बता दिया है। দি এটা তো আমার করা আছে, আমি কি আরেকবার করে নেব? অবভিয়াসলি, কেন করবে না? তোমার তো মনেই ছিল না করেছিলে। হ্যাঁ ছিল, মানে এক্সেসটা দেখার পর চ্যাপ্টারটার নামটাই ধরতে পারছে না কোনটা। হ্যাঁ, না না, ম্যাট্রিক্স আমি জানি, সে আমি তো আমি পরীক্ষাটা জানি, দিয়েছিলাম, জানো। আচ্ছা ঠিক 20 আছে, থেকে আরেকবার। 15 দিয়েছিলাম। আচ্ছা, এইটা মনে আছে, খাতা কোথায় আছে সেটা মনে নেই। হ্যাঁ, খাতাটা খুঁজে পাচ্ছি, খুব খুঁজে ভালো। নেব। अच्छा देखो, थोड़ा सा जस्ट इंट्रो पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस क्या होता है, देखो हम लोग को यहाँ क्या क्या पढ़ना है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी, एप्रिशिएट द बेसिक्स ऑफ फंक्शंस एंड रिलेशन। तो पहले सेट थ्योरी के बारे में ही पूरा है, उसके ऊपर एक्सरसाइज है, देन ये सब पोर्शन है। तो पहले हम लोग सेट थ्योरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो सेट मतलब क्या होता है? देखो क्या बोल रहा है कि इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल लैंग्वेज जो होता है उसमें एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस पूरे मतलब विश्व में, पूरे यूनिवर्स में जो भी है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट। मैथ्स में कोई भी लिविंग एलिमेंट हो या नॉन लिविंग एलिमेंट हो, सबको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट, या फिर एलिमेंट्स भी बोला जाता है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। अब सेट के बारे में एक यहाँ पर कुछ बताया है, देखो क्या बोल रहा है ये लोग। इफ वी कंसिडर ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, गिवन इन सच ए वे दैट इट इज पॉसिबल टू टेल बियॉन्ड डाउट वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट इज इन द कलेक्शन अंडर कंसिडरेशन और नॉट, देन सच ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये सब तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्या है देखो, इसका मतलब हम समझा देते हैं क्या है। अगर हम लोगों को कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो कलेक्ट करना है, जैसे क्या कलेक्ट कर सकते हैं? जैसे सपोज मैंने बोला कि मुझे स्कूल में जितने भी क्लास 2 के बच्चे हैं उन लोगों का एक कलेक्शन बनाना है, मतलब नाम को कलेक्ट करके एक जगह पे लिखना है, ठीक है। तो क्या तुम लोग ये कलेक्ट कर पाओगे? सपोज मैंने किसी स्कूल का एक नाम बता दिया, एबीसी कुछ भी लो, एक स्पेसिफिक स्कूल का नाम बता दिया, उस स्कूल में क्लास 2 के जितने भी बच्चे हैं उनका नाम तुम लोगों को कलेक्ट करना है, क्या तुम लोग कलेक्ट कर पाओगे? हेलो,
हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है ना तुम लोगों को? हेलो, हाँ। तो तुम लोग कलेक्ट कर पाओगे कि नहीं? अरे स्कूल में जाओगे, जाके क्लास 2 के जितने भी बच्चे, उन लोगों से नाम पूछोगे, नाम पूछ के कलेक्ट कर पाओगे कि नहीं? कर पाओगे ना? হ্যাঁ হ্যাঁ পারবো পারবো। अगर मैंने बोला कि इंडिया में जितने सारे स्टेट है उनका नाम मुझे लिख के मतलब कलेक्ट करके बताओ, तो कलेक्ट कर लोगे ना? स्टेट क्या क्या है? अरे वेस्ट बंगाल হ্যাঁ है, পারবো। होगा ওয়েস্ট पॉसिबल है। বেঙ্গল, বিহার, हाँ, চেন্নাই, पंजाब, পাঞ্জাব, हरियाणा। हाँ, तो उत्तर ये सब प्रदेश, होगा आंध्र स्टेट। प्रदेश, ओके, म्यांमार। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि तुम लोग कर पाओगे कलेक्ट, क्योंकि मैंने डेफिनेशन जो है वो वेल डिफाइंड किया है कि ये चीज को कलेक्ट करो। लेकिन अगर हम बोले कि स्कूल में जाके जो गुड एंड इंटेलिजेंट बच्चे, अच्छा एक लिस्ट बनाओ जहां पर गुड टीचर्स का लिस्ट होगा, गुड टीचर और इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या तुम लोग बना पाओगे? गुड टीचर और इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसका लिस्ट बनाओ अपने अपने स्कूल से, जो जो भी स्कूल में पढ़ता है या कॉलेज में पढ़ता है, वहां पर तुम लोग को एक टास्क दे रहे हैं कि जो गुड टीचर है उनका कलेक्शन, नेम कलेक्शन करो नाम, और जो मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनका नाम कलेक्ट करो। क्या तुम लोग कर लोगे? सोच के देखो। क्या पॉसिबल है? না দিদি, অনেকগুলো ক্লাস আছে আর টিচারও তো অনেকগুলোই। नहीं, बात तो তা ये হবে। नहीं है क्लास कितना सारा है। बात ये है कि तुम लोग को लगेगा गुड टीचर वो है जो आके कुछ पढ़ाता হ্যাঁ, नहीं है, सो মানে के এটা पढ़ाता হতে है। পারে আমার কাছে যে গুড টিচার লাগছে অন্যজনের কাছে ওটা গুড না। हाँ, यही पॉइंट है कि तुम्हारे लिए जो गुड टीचर है वो दूसरे के लिए ना भी हो। तुम्हें ऐसा टीचर पसंद है जो ना मारे, ना डांटे, ना होमवर्क करने बोले, ठीक है, ना तो कुछ रोक टोक करे, बस आए चले जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है तुम्हें ऐसा टीचर पसंद है जो मतलब थोड़ा मतलब डांटता भी है, थोड़ा प्यार भी करता है, तो ऐसा। तो गुड जो है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये गुड जो है ये सबके लिए इक्वल नहीं होता है। तुम्हारा गुड का कंसेप्ट कुछ और हो सकता है, किसी और का गुड कंसेप्ट कुछ और हो सकता है। वैसे ही सिमिलरली इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब इंटेलिजेंट मतलब मुझे लग रहा है तुम लोग उन लोगों का नाम कलेक्ट करके लेके आओ जो सिर्फ मार्क्स से इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, मार्क्स से इंटेलिजेंट नहीं है, वो इंटेलिजेंट होने का कोशिश करते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि वो इंटेलिजेंट हो जाएंगे अगर नहीं भी है। और मार्क्स मैंडेटरी नहीं है, अगर हम उससे प्रैक्टिकल कुछ पूछे उसका जो आंसर होगा उससे मुझे उन लोग का इंटेलेक्चुअलिटी पता करना है, तो ये अलग हो गया। लेकिन तुम लोग क्या किए, जाके जिसे 80% 90% मिला उन लोग का नाम लेके आ गए, तो तुम्हारे साथ मेरा इंटेलिजेंसी का जो डेफिनेशन है वो फुलफिल नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ, कलेक्शन नहीं कर पाए, ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट्स को कलेक्ट नहीं कर पाए। तो सेट थ्योरी होने के लिए जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम लोग करेंगे वो जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि इंडिया के अंदर जितने सारे स्टेट है उसे कलेक्ट करो, तो ऑब्वियसली कर पाओगे क्योंकि तुम लोग को पता है कि कितना सारा स्टेट है। पता नहीं भी है तो कर लोगे, और उसका मतलब उसका डेफिनेशन तो स्टेट स्टेट क्या होता है उस हिसाब से स्टेट का लिस्ट बना हुआ है, तो तुम लोग उसे कलेक्ट कर लोगे। अगर हम बोलेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट लोग का नाम कलेक्ट करो, तो जाओगे कलेक्ट कर लोगे, पर्टिकुलर किसी स्कूल का नाम बोलेंगे तो यही बोल रहा है कि अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो तभी पॉसिबल होगा अगर क्या है, ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट करने के लिए जो डेफिनेशन है वो सिर्फ डेफिनेशन नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन तो ये भी है गुड टीचर इंटेलिजेंट, लेकिन वो वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। जो डेफिनेशन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेट, ठीक है। इससे जो ऑब्जेक्ट कलेक्ट हो जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे सेट। इफ वी कंसिडर ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन इन सच ए वे दैट इट इज पॉसिबल टू टेल बियॉन्ड डाउट वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट इज इन द कलेक्शन अंडर कंसिडरेशन और नॉट, मतलब हम लोग उसे अपने जो कलेक्शन है उसमें ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से हम लोगों ने उसे वेल डिफाइंड किया है, दैट इज सेट। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोला है कि ए सेट इज डिफाइंड टू बी ए कलेक्शन ऑफ, ये देखो ये सेट क्या है, डिफाइंड टू बी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। जैसे देखो स्टेट का नाम लिखोगे सारा अलग अलग होगा, बच्चों का नाम लिखोगे वो भी सारा अलग अलग होगा, ठीक है। अब क्या बोला है देखो, दिस कलेक्शन में बी लिस्टेड और डिस्क्राइब्ड,
इसे हम लोग लिस्टेड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हैं, वो बताएंगे कैसे है। इच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन एलिमेंट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है। अभी तो बोला था कि मैथमेटिक्स में सारे चीज को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और मैंने एलिमेंट वाला लैंग्वेज भी यूज किया था। वो ऑब्जेक्ट को फिर से मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे एलिमेंट ऑफ द सेट। वी यूजुअली डिनोट सेट बाय कैपिटल लेटर, जब भी सेट को डिनोट करना है कैपिटल लेटर यूज करेंगे। जैसे अभी तक तुम लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी कैपिटल लेटर्स यूज कर रहे थे उसी तरह से। और जो एलिमेंट्स है उसके अंदर एलिमेंट जो है वो स्मॉल लेटर्स होगा, अगर एबीसीडी वाला एलिमेंट्स है तो स्मॉल लेटर होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू AEIOU, बता सकते हो ये किस चीज का कलेक्शन है AEIOU? मैम वॉवेल। वावल्स का, ठीक है, ये है कलेक्शन ऑफ वावल्स। तो वेल डिफाइंड हुआ ना, क्योंकि जब हम बोलेंगे वावल्स का कलेक्शन बनाओ तो तुम लोग AEIOU ही करोगे, क्योंकि यही रूल्स है, यही 5 को वावल्स बोला जाता है, ठीक है। तो AEIOU देखो सारा डिस्टिंक्ट है, ये वेल डिफाइंड है, तो इसे हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो बोला था लिस्टेड हो सकता है, ये लिस्टेड है। और डिस्क्राइब्ड मतलब जब हम लोग इसके जगह पे लिखेंगे कलेक्शन ऑफ वावल्स, देखो इसके नीचे ही है, हम दिखाते, कलेक्शन ऑफ वावल्स अगर लिखेंगे तो वो वेल डिफाइंड हो जाएगा। ये देखो द सेट ऑफ वावल्स इन द अल्फाबेट, ये देखो ये किस तरह से क्या है, द सेट ऑफ वावल्स इन अल्फाबेट। अल्फाबेट जो होता है उसमें सेट ऑफ वावल्स जो है ये हो गया डिस्क्राइब्ड मैनर, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो हो जाएगा लिस्टेड, ये है लिस्टेड। अच्छा आगे देखो क्या है, 2 4 6 8 10, ये भी क्या है 2 4 6 8 10, Even number. हाँ ये The इवन set of नंबर, even numbers इवन between 2 नंबर। to 10. अच्छा अब देखो यहाँ से टैली करते हैं, द सेट ऑफ वावल्स ये रहा, ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, ये है लिस्टेड, ये है डिस्क्रिप्टिव। अब ये 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर्स है, देखो द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 10, बिटवीन 2 एंड 10 बोथ इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब 2 से लेके 10 के अंदर, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएगा, इंक्लूसिव इसके अंदर है। तो 2 4 6 8 10। और ये देखो सी क्या है, PQR PRQ QRP RPQ PQR QPR RPQ, ये क्या है थोड़ा याद आ रहा है, परमुटेशन जैसा लग रहा है, PQR PRQ, परमुटेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लेटर, मतलब यहाँ पर 3 लेटर्स है PQR, और इसका पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो है वो किया गया है, पॉसिबल अरेंजमेंट्स देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ लेटर PQR, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1 3 5 7 9, ये बोलेंगे ऑड है, और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑड डिजिट, इसे प्राइम नंबर बोलेंगे क्या, ऑड डिजिट 1 3 5 से, हाँ प्राइम नहीं, ये प्राइम तो नहीं है, 9 तो प्राइम नहीं है, तो 5 तो प्राइम ना, हाँ 9 हो। हाँ तो ये हो गया ऑड नंबर, ठीक है, लिस्ट ऑफ दीदी ऑड। ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10। ये तो 1 to 10 नहीं, 1 to 9। अच्छा अच्छा 10 is not odd number, 10 is even number, 1 to 9 odd number between 1 to 9 inclusive। और ई में देखो क्या है 1 2, और ये कहाँ से आया है, ये यहाँ पर इन लोगों ने बता दिया है, एक इक्वेशन था, ठीक है, एक इक्वेशन है देखो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको जब सॉल्व किया गया है तो इसका रूट यानी x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो x का पॉसिबल वैल्यू जो है वो 1 और 2 हो सकता है। जब भी पावर में 2 रहता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करवाएंगे, जब पावर में 2 होता है तो x का 2 पॉसिबल वैल्यूज होता है 1 और 2। तो देखो दिस फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर, ये जो ऊपर ऐसा जो सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर ब्रेसेस फॉर्म, ये ब्रैकेट जो है इसको ब्रेसेस फॉर्म बोलते हैं। इन दिस फॉर्म वी मेक ए लिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट एंड पुट इट विद इन ए ब्रेसेस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, 2 ब्रेसेस डालते हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स जो है उसे नोट डाउन करते, पुट करते, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग, इसे लिस्टिंग बोलते हैं, ये जो था
हम लोग इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको मैंने इस तरह से पढ़ाया अभी तुम लोग को कंपेयर करके कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। ये देखो, द सेट ऑफ वावल्स इन द अल्फाबेट, द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 10, ये सारा ही मैंने बता दिया। नेक्स्ट, यहाँ पर और एक तरह से भी हम लोग इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो, ऑल्सो कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बिलो। कौन सा सेट? सेट बी, डी और ई। बी में क्या था? सेट ऑफ इवन नंबर्स थे 2 से लेके 10 तक। तो इसको लिखने का एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन होता है। क्या है? सेकेंड ब्रैकेट लिखा, फिर कैसे? देखो, सेकेंड ब्रैकेट पहले तो कुछ भी बी सी डी से सेट को असाइन करवाना पड़ेगा। एक्स, ठीक है, एक्स मतलब जो ऑब्जेक्ट लेंगे उसे एक्स माना है। सच दैट, ये जो दो बिंदी बिंदी लगा है इसे बोलते हैं सच दैट। ऐसे भी होता है, या फिर इसे हम लोग इस तरह से एक लाइन टान के भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरह से नॉर्मल एक लाइन। तो ये हो गया सच दैट x इक्वल टू 2m। देखो क्या लिखा है, x इक्वल टू 2m एंड m बीइंग एन इंटीजर लाइंग इन द इंटरवल 0 लेस देन m लेस देन 6। अब ये क्या है? ये देखो, ये m का वैल्यू क्या किया है पहले देखो, 0 लेस देन m, ठीक है, मतलब m ग्रेटर देन 0, 0 लेस देन m मतलब 0 m से कम है तो m 0 से ज्यादा है, और m लेस देन 6 यानी m का वैल्यू 6 से कम होगा। तो m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा है तो 0 तो होगा नहीं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और 6 से कम है तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर बोला है x इक्वल टू होगा 2m, तो 2 और पहला m का वैल्यू कितना है? 1, तो पहला आंसर कितना आएगा? 2। फिर 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। फिर 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। फिर 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8। फिर 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10। तो 2 4 6 8 10, और ऊपर जो था ये देखो 2 से 10 के अंदर वही था, 2 4 6 8 10, सेट ऑफ इवन नंबर्स। और इसे किस तरह से लिखा है? x। अब x क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो अलग अलग x कैलकुलेट होके आ गया। तो x सच दैट मतलब x ऐसा ही होना चाहिए ताकि x इक्वल टू 2m हो। तो x इक्वल टू 2m, और m क्या होगा? m एक इंटीजर है जिसका रेंज इंटरवल क्या है? 0 लेस देन m लेस देन 6। अब बोलोगे तुम लोग कि ये तो इन लोगों ने लिख दिया, हम लोग कैसे लिखें? ये तुम लोग को सीखना पड़ेगा, मतलब सोचोगे तो हो जाएगा कि ये किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो वैसे लिखोगे। अगर वैसे नहीं होता है तो सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 10 बोथ इंक्लूसिव, ये भी लिख सकते हो। और रेंज डिफाइन करना ऐसा कोई टफ नहीं है, 2 से 10 तक है। इसका मतलब यहाँ पर अगर m लो p लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि m ही लेना पड़ेगा, लेकिन ये x से लिखा जाता है, ये इन जनरल फॉर्म है। तो m की जगह तुम लोग कुछ p q कुछ भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो। और रेंज कैसे डिफाइन करोगे? रेंज जो है वो हो जाएगा 2 से लेके 6 के अंदर, 0 से लेके 6, तभी ये 2 4 6 8 10 सेटिस्फाई करेगा। और ये बिल्कुल हैबिट का बात है और अंडरस्टैंड का बात है। पहले अंडरस्टैंड करोगे फिर हैबिट करोगे तो होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, डी में क्या है? 2x minus 1 such that 0 less than x less than 5 and x is an integer। और d हम लोग का क्या था? odd 1 to 9। अब 0 less than x मतलब x greater than 0 और x less than 5 यानी x का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4, और 2x minus 1 क्या है? तो 2x minus 1 में सेटिस्फाई करवाओ, तो x का वैल्यू 1, तो 2 minus 1 कितना हो जाएगा? 1। फिर x का वैल्यू 2, तो 4 minus 1 कितना हो जाएगा? 3। फिर x का वैल्यू 3, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5, और 4 इंटू 2 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7। 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7। तो यहाँ पर क्या बोला था? देखो यहाँ पर बोला था द सेट ऑफ ऑड डिजिट्स बिटवीन 1 and 9। 1 and 9 के अंदर ऑड क्या क्या है? 1 and 9 के अंदर ऑड 1 था, 2 छोड़ दो, 3 था, 4 छोड़ दो, 5 6 छोड़ दो, 7 था, 8 छोड़ दो, 9 तक, 9 के अंदर तक था। तो 1 3 5 7 वहां लिखा हुआ था तो वही आ गया। तो इन लोगों ने ये इक्वेशन सोचा कि क्या होगा, और इस तरह से 2x minus 1 सच दैट 2x minus 1 ऐसा होना चाहिए कि 0 लेस देन x लेस देन 5 एंड x इज एन इंटीजर। और ई में क्या था? द सेट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये है
इक्वेशन का रूट मतलब x का वैल्यू जो होता है उसे ही रूट बोला जाता है। तो x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू ऐसा होना चाहिए ताकि जब वो इक्वेशन के अंदर पुट हो तो उसका वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जो ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है वो तो हो गया रोस्टर फॉर्म। और यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला है दिस फॉर्म इज कॉल्ड सेट बिल्डर। ये जो है, ये जो लिखा है डिस्क्रिप्टिव, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर और एल्जेब्रिक फॉर्म और रूल मेथड। तो ये सारे मेथड का नाम याद रखना है तुम लोगों को, नहीं तो एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। दिस मेथड ऑफ राइटिंग द सेट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी मेथड। और ये लिखने का जो मेथड है प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो इसमें प्रॉपर्टी लिखा जाता है कि ऐसा प्रॉपर्टी है, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, इसीलिए द सिंबल, ये जो बिंदी लगा के रखा है, और ये जो मैंने बोला ना ऐसे लिख दो या फिर सिंपल ऐसा एक लाइन। रीड्स क्या रीड करना चाहिए, तो मैंने बोला सच दैट, ये मैंने पहले ही बोल दिया, इसे क्या रीड करना है, सच दैट। ये जो सिंबल है इसे सच दैट बोलते हैं। In this method, we list the property or properties satisfied by the element of the set. यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर्टी को जब हम लोग सेटिस्फाई करवाए तो जो सेट है, जो सेट हम लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं वो प्रिपेयर हो जाए। और कैसे लिखना है, x such that x satisfy properties p, मतलब ये देखो x such that x, ये हो गया satisfy the property, ठीक है। प्रॉपर्टी p मतलब ये मान लो p, satisfy the property p, प्रॉपर्टी ये है, ये प्रॉपर्टी है, और ये p मतलब रेंज वगैरह अगर कुछ होगा तो। दिस मीन्स द सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी p। तो इसका मतलब ये ऐसा सेट बनेगा जहां पर हर x जो है वो प्रॉपर्टी p को सेटिस्फाई करेगा, हर x जो है वो प्रॉपर्टी p को सेटिस्फाई करेगा। जैसे हम लोग का यहाँ पर x का वैल्यू जो भी आया था 2 से 10 के अंदर आया था, ठीक है, वो सेटिस्फाई करेगा प्रॉपर्टी p को। अच्छा, अब देखो क्या बोला है, ए सेट में कंटेन आइदर ए फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ मेंबर्स और एलिमेंट, व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा अगर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, मतलब नहीं कलेक्ट मतलब लाइन बाय लाइन लिख सकते। इट इज ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल टू लिस्ट देम ऑल इन सच ए केस। जैसे देखो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद तो जितना काउंट करते जाओगे 100 101, ये तो इम्पॉसिबल है पूरा नोट डाउन करके लिखना, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट। या फिर जैसे द सेट ऑफ होल नंबर्स, तो 0 1 2 3 इस तरह से जो सेट ऑफ होल नंबर्स है उसे भी अगर हम लोग लिखेंगे वो भी अनकाउंटेबल है, जितना हम लोग लिखेंगे वो आगे होते ही जाएगा। तो ये हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते। तो जो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब पूरा लिस्ट डाउन नहीं कर पाएंगे, उसे हम लोग इनफाइनाइट बोलेंगे, और जो लिस्ट डाउन कर पाएंगे उसे हम लोग फाइनाइट। जैसे सेट ऑफ वावल्स, वो फाइनाइट है क्योंकि ए ई आई ओ यू 5 ही होगा। जैसे मैंने बोला इंडिया का स्टेट जो है कलेक्ट करो, वो भी फाइनाइट है। या फिर अगर हम लोग बोले कि ओशियंस लिखो तो वो भी फाइनाइट है। तो जो हम लोग काउंट करके लिख सकते हैं फाइनाइट, जो हम लोग काउंट करके नहीं लिख सकते वो इनफाइनाइट है। तो आज हम लोग बस इतना सा ही पढ़ेंगे, जस्ट इंट्रो पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट दिन फिर हम लोग इसका आगे का पार्ट करेंगे। तो आज जितना भी हम लोगों ने सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा है तुम लोग वो जरूर पढ़ना। क्या रोस्टर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, प्रॉपर्टी मेथड होता है, ये सब अगर रीड नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। छोटा छोटा टर्म है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसे पढ़ते जाओ। जिस दिन क्लास होगा उसी दिन अगर पढ़ लोगे तो याद रहेगा। और मैट्रिक्स तो मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो जिन लोग के पास पीडीएफ नहीं है प्लीज मुझे बता देना कि कौन सा पीडीएफ सेंड करना है, तो हम कर देंगे। हम ना भूल जाते हैं, तो अगर तुम लोग थोड़ा मैसेज वगैरह कर दोगे तो हम सेंड कर देंगे तुम लोगों को।